हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले को लास्ट वीडियो में हमने याद है आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का, जहां तक कि मैंने कुछ डायमेंशन फॉर्मूला सिखाए थे आपको करना। क्या आई होप कि आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली हो अच्छे से, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीधा इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो मैं देखो सबसे पहला टॉपिक वही है प्रिंसिपल होमोजेनिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में POH बोलते हैं। अभी होता क्या है देखो, हमने मैथ्स के अंदर सीखा है ना कि कोई भी टर्म्स तो मैं सीख रखी है मैथ्स के अंदर। देखो जैसे बताता हूँ मैं, मानो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है a + b = c। मान लो ऐसे ही कोई इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन तीनों के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल a का कोई डायमेंशन होगा वो b के डायमेंशन के बराबर होगा, और ऐसे ही वो c के डायमेंशन के भी बराबर होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही कहती है कि किसी भी टर्म्स को, ये क्या एक नंबर क्या हो गया, टर्म ही तो होता है, पता है मैंने आपको टर्म्स बता रखा है, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा आपने कि ये सब क्या होती है, टर्म्स ही तो होती है। तो किसी भी टर्म को ऐड करे, ये सब्ट्रैक्ट करे या फिर इक्वेट करे। इक्वेट का मतलब इक्वल टू में हो जाए, तो वो उसके क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जो आप बोलो कुछ भी ले लो यार। अब जो ना a b की जगह कुछ भी, a की जगह पर मान लो मास होगा, कुछ भी हो सकता है यार, बी की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, कुछ भी हो, तो सबके डायमेंशन कुछ ना कुछ बराबर है। मुझे पता थोड़ा ना क्या होंगे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास इक्वेशन है a = by² इक्वल टू में कुछ है z², ठीक है, ऐसा है कुछ। तो क्या होंगे, इसके डायमेंशन बराबर होंगे किसके, a के डायमेंशन जो है बराबर होंगे by² के, ठीक है, और इसके डायमेंशन बराबर होंगे z² के, ठीक है। इन तीनों के डायमेंशन बराबर होंगे। बस सिंपल सी बात यही कहता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी की ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर इक्वेट करें, उसके क्या होंगे, डायमेंशन हमेशा इक्वल होते हैं। बस ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्स और वाई के क्या बोलते हैं, डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो निकाल देंगे। लेकिन देखो एक चीज समझो कि हम ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी कब यूज करेंगे वही तो पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़े, तो पता कैसे चलेगा कि POH ही लगाना है। देखो अगर मैं आपको बोलूं, एक बार बताओ कि कोई केजी दिया मैंने आपको, केजी में केजी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वो भी केजी में ही आएगा। अगर जैसे कि 5 केजी में आप मैं बोलूं आपको 2 केजी ऐड करो तो कितना आएगा आंसर, 7 केजी आएगा ना आंसर। तो वही चीज है, केजी में केजी को ऐड करोगे तो केजी मिलेगा। वैसे ही अगर आप मानो कि केजी में अगर मैं केजी को माइनस करूं तो केजी का ही आंसर आएगा। अरे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको 10 केजी में से मैंने 5 केजी माइनस किया तो कितना आया, 5 केजी, केजी में आया ना आंसर। अगर मैं आपको बोलूं कि केजी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा केजी से तो कितना आएगा, KG² आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। 5 केजी × 5 केजी कितना जाएगा, 25 KG², तो पता है आपको। अगर मैं केजी को केजी से डिवाइड करूंगा तो आपको पता क्या होगा, मुझे 1 मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं 5 केजी को 5 केजी से डिवाइड करना है तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड में से केजी को माइनस करो तो क्या कर लोगे, कुछ कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको 10 सेकंड में से 10 किलो माइनस करो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 10 सेकंड में से 10 किलो माइनस कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेकंड एक अलग यूनिट है, केजी एक अलग यूनिट है। तो बस वहीं पर ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी यूज होती है कि जब कोई दो अलग अलग यूनिट दे रखी हो तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनके डायमेंशन क्या करते हैं, हम बराबर रख लेते हैं, समझे। देखो ये देखो सेकंड माइनस केजी आ गया, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहती थी हमें कि कोई भी दो यूनिट, कोई भी दो टर्म हो वो ऐड हो रही हो, दो टर्म के सॉरी कितने भी टर्म्स हो वो ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो या इक्वेट हो रही हो, तो इनके क्या होंगे, डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाते तो क्या होता, सेकंड के डायमेंशन जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे केजी के डायमेंशन से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, समझे। प्रिंसिपल होमोजेनिटी कब यूज होती है, जब कोई से भी टर्म्स अलग अलग दे रखे, जैसे देखो यूनिट जो डिफरेंट हो, जो प्लस हो रही हो, माइनस हो रही हो, इक्वेट हो रही हो, तब हम क्या करते हैं, उनको प्रिंसिपल होमोजेनिटी वहां पे लगाते हैं, ठीक है ना, जब यूनिट्स डिफरेंट हो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो देखो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, देखो क्या पहला क्वेश्चन, x/टाइम दिया हुआ है। देखो अब अलग यूनिट आ गई, सिंपल सी बात है, टाइम अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है, फोर्स का यूनिट अलग होता है, तो अलग अलग आ गए, तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी लग रही है, मुझे समझ देखते से पता चल गया, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहती है, अभी कोई ऐड हो रहा हो या इक्वेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसके डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि x/टाइम के डायमेंशन जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते थे, LT-1 होता था, क्या होता था, या फिर सबके डायमेंशन में साथ ही साथ लिख भी लेता हूँ। जैसे कि देखो टाइम का पता है T होता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साथ ही साथ लिख रहा हूँ, ठीक है।
वेलोसिटी का सबको पता है LT माइनस 1 होता है, हमने कल की वीडियो में करा था, अगर आपको याद ना हो तो जाके देख के आना, ठीक है। LT माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, याद होगा आपको, MLT माइनस 2 होता है, ठीक है। नहीं पता है तो देखो, कल मैंने पूरा डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको, कैसे कैसे बनाते हैं। तो किसी ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। तो इससे पहले जो आपने वीडियो मैंने बनाई थी यूनिट्स एंड डायमेंशन की, फर्स्ट लेक्चर होगी, उसको देख के आना, वहां पर मैंने सारे डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाए थे आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इक्वेट करना है तो बराबर करना है, बराबर रख दो। जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी तो मैं इसको इसके बराबर रख देता हूँ, ठीक है। चाहे तो इसको इसके बराबर रख सकता है, लेकिन यहाँ से फिर ना मुझे y पता ना मुझे x पता, कंफ्यूजन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वो सीखा था ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 मैथ्स के अंदर है ना, फिर वही वाला केस है। तो इसको इसके बराबर रखना है, बस सिंपली हो जाएगा। तो x के डायमेंशन क्या होंगे, t जाएगा मल्टीप्लाई में, t जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर, ये हो जाएगा t की पावर -2, और ये t गया इधर मल्टीप्लाई में ना, तो x के डायमेंशन कितना आ गया यहाँ पे, देखो t -2 है, ये t की पावर कितनी है 1 है, बेस सेम, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखो भाई, तो बेसिक कैलकुलेशन कितना आएगा, ये l स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका t की पावर -1, ठीक है। इसको सॉल्व, t की पावर को जब सॉल्व करेंगे t की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि भाई जो भी डायमेंशन होता है उसको हमेशा में MLT की फॉर्म में छोड़ना होता है। तो यहाँ पर m तो है ही नहीं, तो m नहीं है तो क्या करते हैं हम, m की पावर 0 लगा देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो m की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, 0, ठीक है। तो m0 L2 t-1 होता है x का डायमेंशन, ठीक है। ऐसी y का डायमेंशन मुझे पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको मुझे इसके बराबर रखना होगा, ठीक है। रख दो l स्क्वायर t-2 के डायमेंशन जो है बराबर होंगे किसके, MLT-2 के डायमेंशन के, ठीक है। ये y आ गया, y का डायमेंशन भी तो निकालना है, ठीक है। तो y जाएगा इधर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम, ऐसे कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना वही चीज करनी है, बस इसमें क्या हुआ, ब्रैकेट आ जाती है। तो बच्चे के सोचते हैं क्या अलग चीज है, अलग चीज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। जो यार t की बार -2 है, t की बार -2 तो खत्म हो गया, ठीक है। एक l से एक l तो खत्म हो जाएगा, एक l से एक l खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, एक l बचा, तो एक l को जो ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, m l की पावर -1, और t की पावर देखो खत्म हो गया, t की पावर है, बचा ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो t की पावर 0। ये आ गए भाई हमारे y के डायमेंशन, ये किससे आ गए, हमारे y के डायमेंशन आ गए। तो आई होप क्या भाई समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस बराबर रखना है सबके डायमेंशन, और बस मल्टीप्लाई को डिवीजन है वही करना है। हम सिंपल जैसे मैथ्स में करते हैं, इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, बस वैल्यू कट करी, बस सिंपल फॉर्मूला लगाए, सॉल्व करें, कुछ नहीं है। अगर नहीं भी आया समझ में तो आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो उससे समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो सेम वही है कि बताना डायमेंशन, बताना एक्स और वाई के, लेकिन अब की बार क्या बोला, एक्स्ट्रा क्या बोल दिया यहाँ पे कि आल्सो आइडेंटिफाई एक्स, मतलब कि एक्स और वाई को पहचानना भी है कि किसके डायमेंशन होंगे ये। जैसे कि होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया m, तो यार मेरे को समझ में आता है ये तो मास के, ये तो मास का डायमेंशन होता है हमें यार, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानना भी किसका डायमेंशन, वैल्यू तो निकाली लेकिन पहचानना भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो सिंपल से प्रिंसिपल होमोजेनिटी, क्यों पता है एक्सीलरेशन की यूनिट अलग होती है, इसकी यूनिट अलग होती है, फोर्स की यूनिट अलग होती है। सिंपल सी बात मुझे पता चल गया कि ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, LT-2 होती है ना, पक्का ये होती है क्या, चेक करके बताओ। और कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन भी आ जाती है, मेरे को भी कंफ्यूजन आ जाती है, तो मैं कहता हूँ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का LT-1 होता है, t को ऊपर लेगा तो क्या हो गया, LT-2 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो पता, ठीक है ना। अच्छा ये भी लिखना जरूरी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था क्या, कि जैसे ये सॉल्व करें तो मैं लिख दूंगा ऐसे, अकॉर्डिंग टू POH, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टीचर को पता चला कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी का केस है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, लेकिन आपको लिखना ध्यान रखना, सबसे ऊपर ये लिखना, उसके बाद करेंगे हम, ठीक है। क्या LT-1 सॉरी LT-2 होता है ना एक्सीलरेशन का, तो भाई LT-2 बराबर है वेलोसिटी का कितना होता है, LT-1 होता है, पढ़ चुके हैं अभी तक तो हम लोग, अपॉन में x के डायमेंशन हो गए, ठीक है, इक्वल टू फोर्स का कितना होता है भाई, MLT-2 अपॉन में y के डायमेंशन, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, सिंपल बात है, एक बार इसको उसके बराबर रखो, एक बार इसको उसके बराबर रख देना तो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको इसके बराबर रखते हैं, देखो x की वैल्यू निकालते हैं, LT-1 तो यहाँ ऊपर चली रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो बचेगा LT-2। देखो भाई L से L तो खत्म, ठीक है। t की पावर -2 अगर ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा t की पावर 2 हो जाएगा ना, ऐसे देखो ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे t का -1 है, ये हो जाएगा t की पावर +2 पावर ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। तो बेस सेम,
तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो टी की पावर 1 ही बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, अब एक बार बताएं, यहाँ पे m बचा क्या, m तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, m की पावर 0। l है क्या, अब l भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे l भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा, t की पावर 1 ना। अब एक बार बताओ, m की पावर 0, l की पावर 0। अरे एक टाइम को मान लो कि मैं इसको हटा दूं फिलहाल के लिए, अगली लाइन में लिख दूंगा, अगली लाइन में लिख दूंगा, t की पावर 1 मतलब कितना होगा, t। अरे t किसका डायमेंशन होता है, t का तो टाइम का होता है, इसका मतलब x क्या है यहाँ पे, x क्या है, मतलब यहाँ पे टाइम है, क्या है x यहाँ पे टाइम। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ पे कितना बचा, t बचा, और यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, इसका मतलब कुछ है ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो x क्या है मेरा, यहाँ पे एक तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिख देते हम m की पावर 0, l की पावर 0, डायमेंशन ऐसे लिख दिए, और हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि x क्या है, यहाँ पे टाइम है, x क्या है, यहाँ पे टाइम है, सिंपल सी वीडियो पे t है, t तो टाइम का ही होता है ना, m 0 l 0 तो हट गया, कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसे तो वो y कैलकुलेट करते हैं, y क्या है, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे तो भाई y के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा ना इसके, तो mlt माइनस 2 lt माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से देखो भाई, l से l खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, t माइनस 2 से t माइनस 2 भी खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, एक ओनली m बचा, क्या बचा, m बचा, क्या बचा यहाँ पे, ओनली m। तो m तो मुझे समझ में आ गया कि m किसका होता है भाई, m किसका होता है भाई, मास का होता है। तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ y कितना मेरा मास है। अच्छा, अगर डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख दो, कैसे, l खत्म हो गया, l खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। t भी खत्म हो चुका है, तो t कितना बचेगा यहाँ पे, 0, इस तरीके से। तो भाई y के डायमेंशन कितना आ गया, मास आ गया, मतलब y के डायमेंशन नहीं आ गए, x के डायमेंशन नहीं आ गए, और हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि x और y क्या चीज है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन, सच बताना मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। हाँ, अब देखो ऐसे ही एक और 2-4 क्वेश्चन और है मेरे पास। देखो भाई एक और आ गया, देखो मजा आ रहा है क्वेश्चन में, सच से बताना मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये आ गया, इसमें भी क्या करना है, एक्स और वाई के डायमेंशन निकालने, इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना, इसमें बस डायमेंशन निकाल के छोड़ देना। ठीक है, तो करते हैं। देखो सिंपल सी बात, तो मुझे लगी देखते से चल गया कि प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट अलग होती है, डेंसिटी की यूनिट अलग होती है, टाइम की यूनिट अलग होती है। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट का केस आ गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या लिख देंगे भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू POH, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी को POH। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो भाई, सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, इसके डायमेंशन बराबर, इसके डायमेंशन बराबर, उसके डायमेंशन बराबर। तो कर दो भाई। प्रेशर के डायमेंशन बताओ जल्दी से क्या होते हैं। अगर प्रेशर का नहीं भी पता है तो प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग से निकाल लो। देखो प्रेशर का मुझे ऐसे मालूम नहीं पता, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से। देखो फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2 होता है, एरिया का क्या होता है, L स्क्वायर होता है, तो मैं इस तरीके से निकाल लूंगा, ऐसे L कटा 1। तो यानी मुझे को पता चल गया कि प्रेशर का कितना आएगा भाई, ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेशर के होता है हमारा डायमेंशन। ठीक है, नहीं पता तो मैंने लास्ट देखो पिछली वीडियो में बनाई ना, जिससे पहले वाली वीडियो मैंने वहां पे पूरा आपको सिखाया है डायमेंशन फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये सजेशन में कहीं आ ही रहा होगा आपके। ठीक है, इक्वल टू क्या कहता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, फिर इसके डायमेंशन भी बराबर होंगे, यानी x के डायमेंशन। टाइम को तो t लिखते हैं भाई, पता को टाइम का जो होता है डायमेंशन होता है वो t होता है। ठीक है, डेंसिटी का कितना होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो आपको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो इसका जो डेंसिटी होता है वो आपका होता है ml माइनस 3 t की पावर 0। ओके, और यहाँ पे y का डायमेंशन तो चल ही रहा है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एक बार इसको बराबर रखेंगे और एक बार इसको बराबर रखेंगे, तो दोनों के डायमेंशन आ जाएंगे। पहले मैं x के निकाल लेता हूँ, तो इन दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ। तो मुझे क्या निकाल, x की वैल्यू निकालनी, तो t जाएगा अगर मल्टीप्लाई में, t माइनस 2, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, t आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो यहाँ पे x के डायमेंशन आपके निकल गए। तो x के डायमेंशन भाई यहाँ से कितने आ जाएंगे, देखो भाई ml माइनस 2, ये तो सेम रहने वाला है, ऐसे ही रहेगा, ml माइनस 1 t की पावर माइनस 2 t की पावर 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर माइनस 1। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है आपका, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, इस तरीके से t की पावर माइनस 2 इंटू t की पावर 1, बेस सेम, तो पावर को ऐड कर दो तो यहाँ पे माइनस 1 ही आएगा। सॉल्व करके भले चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, तो x की तो यहाँ पे वैल्यू हमारे निकाल ली, कितनी हुई भाई x की वैल्यू, डायमेंशन कितनी आ गई यहाँ पे, ml माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे ही y के निकाल लो फटाफट से। y के कैसे निकालेंगे, इसको एक बार इसके बराबर रखो, तो y है भाई, तो ये जाएगा था नीचे मल्टीप्लाई में ना, तो ये तो चल रहा है यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 2, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये तो चल ही रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, तो
L माइनस 3 टी की पावर 0। तो m से m खत्म हो गया भाई, एक L माइनस 1 से एक L माइनस 1 खत्म हो गया, मतलब एक L से एक L खत्म हो गया, बात बराबर ही है। तो कितना बचेगा जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो टी की पावर माइनस 2 यहाँ तो बचेगा, m तो खत्म हो गया, m तो खत्म हो गया, यानी m तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। तो y के जो डायमेंशन हो गए यहाँ पे हमारे m तो खत्म, तो m की पावर तो 0 फिक्स है, m तो खत्म हो गया ना, तो m की पावर 0। l कितना बचेगा चेक करके बताओ, l की पावर माइनस 2 बचेगा शायद यहाँ तो t की पावर माइनस 2 बच रहा है, क्योंकि t तो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि t की पावर 0 तो कुछ होता नहीं था, यहाँ पर t की पावर माइनस 2 तो बचेगा। l बताओ कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, इसको ऊपर ले जाओ, बेस सेम पावर ऐड वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा l की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कर ले इस तरीके से। देखो भाई l की पावर माइनस 1 था, इंटू में l की पावर 3 था। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, बेस सेम तो पावर ऐड, तो कितना आएगा भाई आपका 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। तो इस तरीके से भाई आप क्या होगा, आपका डायमेंशन यहाँ पे निकल चुका है, y का डायमेंशन भी कितना निकल गया, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2, इस तरीके से। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? मजा आया तो लाइक करो भाई, फटाफट से जो भी एक और अगला क्वेश्चन ले लो। अब 3 क्वेश्चन तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है मुझे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आगे के टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। देखो जैसे कि सेम है, मोमेंटम का यार यूनिट अलग होगा, टाइम का यूनिट अलग होता है, वेलोसिटी का अलग होता है। तो मैं यहाँ पे देखते सिर्फ जहाँ भी यूनिट आपको डिफरेंट लगे और क्वेश्चन करने को बोल रहा है, एक्स और वाई की डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, अकॉर्डिंग टू POH। ठीक है भाई, तो क्या करता है भाई, POH क्या कहता है भाई, मोमेंटम का डायमेंशन बताओ जल्दी से, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यानी इसका हो जाएगा आपका MLT-1। ठीक है, और टाइम का तो पता है आपको, t होता है। ठीक है ना, बराबर होगा किसके भाई, x के डायमेंशन के। ठीक है, इस तरीके से बराबर होगा किसके, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, LT-1 लिखते हैं ना, और y का डायमेंशन तो चली जाएगा। तो देखो भाई x के डायमेंशन तो सीधे निकल जाएंगे यहाँ पे, t को सॉल्व कर दो, t की को तो ऊपर ले जाएंगे, कितना जाएगा, t-1 तो ये हो जाएगा भाई आपका, लगभग हो जाएगा आपका ये MLT-2। ये होगा भाई आपके x के डायमेंशन। ठीक है, t को ऊपर ले जाएंगे, t-1 हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड वही वाला काम है, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही y वाला देख लो फटाफट से, y को एक बार इसके बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा तिगड़मबाजी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी उल्टा पुल्टा काम है। देखो जैसे y के डायमेंशन मेरे को निकाल लिए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जाएगा नीचे, LT-1 ये तो ऊपर चल ही रहा है, ये t जाएगा इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जाएगा नीचे, है ना, तो MLT-1। तो LT-1 से LT-1 तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तो बचा ऊपर t, यहाँ बचा नीचे m, तो कितना आ जाएगा भाई, यानी m को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो y के डायमेंशन क्या आ जाएंगे यहाँ पे, m की पावर -1। ठीक है, l तो खत्म हो गया, तो l की पावर 0 और t की पावर 1 तो मर्जी लिखो ना लिखो। तो y के डायमेंशन आ गए भाई आपके m-1 L0t। ठीक है, इस तरीके से आपके y के डायमेंशन भी यहाँ पे निकल गए। क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है, वापस बताता हूँ। देखो क्या किया इस, अब देखो कुछ बच्चे करते हैं कि यार आपने ये क्या कर दिया, x को चलो ये तो कर दिया, लेकिन ये आपने क्या किया समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर आप चाहो, जैसे x के डायमेंशन निकल गए ना, जैसे x के डायमेंशन क्या निकले MLT-2, तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, y को इधर, ये वैल्यू इसकी नीचे, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, और मैंने तो जैसे इसको मैंने वैल्यू निकाली, अलग हो गया, फिर मैंने क्या किया, एक बार ना इसको मैंने इसके बराबर रखा, तो y जाएगा ऊपर, ये टर्म जाएगी नीचे, मतलब उल्टा हो जाता है। सबको पता है को फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो जाता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू इस तरीके से निकल गई, बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू। तो देखो अब ना डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। देखो एप्लीकेशन डायमेंशन, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है डायमेंशन का, कि सबसे पहले चेक करना होता है कि डायमेंशन जो इक्वेशन जो है डायमेंशन की वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे समझाने के लिए, देखो mg सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूं, इसका डायमेंशन निकालूं, तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती तो इक्वेशन सही नहीं है, अगर बराबर आ जाती है तो इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। देखो कैसे, mgh है तो मास का तो भाई सबको पता है कि m होता है। ठीक है ना, g जो होता है हमारा वो होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होता है एक्सीलरेशन, तो याद रखना LT-2 होता है इसका। और h हाइट का मतलब एक तरीके की लेंथ होती है, तो लेंथ को हम किससे नापते हैं, l से ही नापते हैं। ठीक है, फोर्स
एक काम करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते तो यहाँ तो बचा भाई m, l की पावर यहाँ पे देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -2। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे तो आया भैया ये कितना आया, ml2t-2, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स का सबको पता है कितना होता है, mlt-2 होता है, क्लियर है क्या, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का क्या देखो मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस हो सबके लिए लेंथ ही नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए l, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ml2t-2, ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल यार देखो सेम टू सेम है। तो क्या हो जाएगा, हेंस LHS के डायमेंशन जो है भाई वो RHS के डायमेंशन के क्या है भाई यहाँ पे बराबर है। तो बराबर है तो क्या होगा, हेंस इस इक्वेशन इज डायमेंशनली डायमेंशनली क्या हो गई भाई यहाँ पे करेक्ट हो गई। लेकिन अब देखो एक और एप्लीकेशन आता है भाई, नोट का पॉइंट है, एप्लीकेशन में कहूंगा नोट का पॉइंट कह सकते हैं। देखो अभी डायमेंशनली तो करेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीज डायमेंशनली करेक्ट हो वो इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सबको पता है यार कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डायमेंशनली तो यहाँ पे करेक्ट आ चुका है, डायमेंशनली तो ये करेक्ट आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी इक्वेशन भी सही हो या ना हो, वो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करके चलेगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने चीज करके नहीं बताई। अब देखो भाई आगे जो ये चीज करवाने वाला ना, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो भाई। तो ये क्या भाई इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है, इसको चेक करना है कि इक्वेशन को डायमेंशन के तरीके से देखना होता है कि करेक्ट है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है तो कह देंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर नहीं आती तो कह देते इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यही जो चीज है एप्लीकेशन, इस पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया। अब देखो इसमें क्या दिया, मोमेंटम जो है बराबर दिया हुआ है हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी, के ही क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको भी चेक करना है, हमें चेक करना है क्या कि डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अभी सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं। चलो मोमेंटम का सबको पता है यार कि मोमेंटम को डायमेंशन बार बार निकाल चुके हैं, क्या होता है mlt-1, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं जरा। हाफ तो सबको पता है भाई, हाफ का जो होता है कोई भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है अलग हो जाता है, जो भी कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन तो कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमने निकाला भी है कि सारी जो दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन जो होता है वो होता है ml2t-2, ठीक है। जैसा ध्यान में आ रहा हुआ कि अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वो पोटेंशियल एनर्जी था, m इंटू जी इंटू एच जो था वो पोटेंशियल एनर्जी था, तो उसका डायमेंशन भी यही आ रहा था। दुनिया में जो भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन यही आता है। तो हाफ तो कुछ होता ही नहीं है, हाफ तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका डायमेंशन कितना आ गया भाई, यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया ml2t-2। अब आप बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो 2 आ रहा है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा भाई यहाँ पे हेंस LHS के जो डायमेंशन है भाई वो क्या हुए RHS के डायमेंशन के बराबर नहीं आए, तो क्या होगा हेंस दिस इक्वेशन लिख सकते हो आप, इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है भाई डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था डायमेंशनली करेक्ट हो रहा था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा है तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एप्लीकेशन डायमेंशन में एक नोट का पॉइंट जो भी क्वेश्चन के उसके बेस पे एक नोट का पॉइंट देखो क्या, कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसा मैंने किया था, इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था इसमें बराबर आते दोनों, तो जरूरी नहीं है कि जो चीज डायमेंशनली करेक्ट है वो इक्वेशन एकदम सही हो। कैसे देखो अभी समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी? कभी भी नहीं होगी भाई। काइनेटिक एनर्जी सिंपल बात है, अगर मैंने कोई बॉल फेंकी ऊपर तो जो अभी हमने जो फोर्स मतलब जो एनर्जी उसमें लग रही है काइनेटिक एनर्जी है, और जो ऊपर से जो उसको नीचे आने में जो लग रही है वहां पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, ये दोनों कभी बराबर होती नहीं है, ठीक है। तो नहीं होती ना बराबर, तो चलो चेक करते हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, सबको पता है, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है, हाफ तो ये हो गया भाई,
ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या आता है। चलो वैसे इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मास का तो m आता है, v का कितना होता है अभी LT-1 होता है ना स्क्वायर, ठीक है। m का तो पता है सबको, m ही रहेगा। g का मतलब होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का होता है LT-2 होता है। और h की एक तरीके की होती है हाइट, क्या होती है कि लेंथ होती है, ठीक है। तो इसको L साइड में करो, सॉल्व कर लो। देखो भाई m है, ये तो m आ गया, हाफ तो कुछ होता ही नहीं, हाफ को तो हटा ही दो। ये L का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और ये T का स्क्वायर हो जाएगा, तो T की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके ये आया, ठीक है। अब देखो m तो चल ही रहा है यहाँ पे, अब L1 है तो मतलब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा और ये हो जाएगा T का। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो बराबर आ गए। तो देखो ये डायमेंशनली तो बराबर आ गए, लेकिन क्या इनकी इक्वेशन बराबर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तो होती नहीं है। तो वही एक नोट का पॉइंट मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चीज डायमेंशनली जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो कभी कभी इक्वेशन जो है बराबर हो। कभी कभी हो सकती है लेकिन कभी कभी नहीं होती जाता है, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि अगर डायमेंशनली मान लो कि करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि उसकी इक्वेशन बराबर ही हो। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन कोई कोई इक्वेशन कभी कभी होती है जो बराबर आ जाती है। तो ये नोट का पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। एक और नोट का पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो देखो ध्यान। एक और नोट, जैसे पिछला नोट का पॉइंट था, एक और नोट का पॉइंट लिया मैंने, ध्यान से देखो। अगर कोई इक्वेशन सही है, मान लो कोई इक्वेशन सही है, जो मैं पता है कि हाँ ये इक्वेशन तो सही है, तो उसका डायमेंशन तो हमेशा सही निकलेगा, मतलब उसका डायमेंशन तो हमेशा बराबर ही निकलेगा। लेकिन अगर किसी का डायमेंशन बराबर है तो जरूरी नहीं है कि उसकी इक्वेशन सही हो। ये मैंने पिछले वाले नोट पॉइंट में पढ़ा था, इस वाले नोट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, डायमेंशन भी क्या होगा, बराबर ही आएगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि आप देखो फोर्स बराबर हमेशा मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। कैसे आप कहोगे कैसे हो गया भाई, देखो हमने पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको सबको पता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v अपॉन टी लिख सकते हैं एक्सीलरेशन की जगह पर, सिंपल सी बात है। अब एक बार बताओ mv क्या होता है, हमने पढ़ा था ना p इक्वल टू mv होता है भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या किया, mv की जगह पर यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में मोमेंटम लिख दिया। तो इस तरीके से बना, ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है हमें, तो सिंपल सी बात है, बराबर ही है। अभी सॉल्व करके देखा हमने, तो वैल्यू पुट करी तो क्या बराबर ही है, सिंपल है ना, क्या बराबर है। तो इक्वेशन तो हमारी सही है, तो इक्वेशन सही है तो इसका डायमेंशन भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चलो चेक करके देख लेते हैं ये सही बात बोल रहा है कि नहीं बात बोल रहा है, ठीक है देखते हैं, आ जाओ। फोर्स का तो सबको पता है फॉर्मूला क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्स का तो भाई हमेशा सबको पता है mL2T-2 ही आएगा, ठीक है। मोमेंटम का सबको पता है क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही करा था, mLT-1 है ना, और टाइम का तो T रहता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, T जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, T के बाद -1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा mLT-2। तो यहाँ पे भी क्या चल रहा है भाई, mL2T-2। तो भाई ये क्या हो गया, बराबर आ गया। तो देखो और कोई इक्वेशन में अगर बराबर दे रखी है हमें, कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसका डायमेंशन तो हमेशा करेक्ट निकलेगा, डायमेंशन तो हमेशा बराबर निकलेगा, ठीक है ना। ये मैं कहना चाह रहा था इतनी देर से कि यार कोई डायमेंशन अगर बराबर है, जरूरी नहीं है कि उसकी इक्वेशन सही हो, लेकिन अगर कोई इक्वेशन सही दे रखी है तो उसके डायमेंशन हमेशा बराबर ही होंगे, यानी करेक्ट होंगे, ठीक है। ये बस नोट का पॉइंट था, दो इंपॉर्टेंट था, इसको लिखवा दिया। अब सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। इसके बस दो ही टॉपिक बच रहे हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो बचा टू कन्वर्ट सिस्टम यूनिट्स, सेकंड एप्लीकेशन होती है कहते हैं सिस्टम को, मतलब कुछ जो होती है कन्वर्ट करते हैं हम सिस्टम यूनिट्स को। क्या होता है ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होता है, यानी कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या होता है। टू ड्राइव फॉर्मूला ये भी आपका आएगा, मतलब कि कह सकते हैं मैक्स से मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वीडियो में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्या आपको 2 से 3 वीडियो, मतलब देखो भाई एक में शायद ये दोनों हो जाए, और हो सकता है जो इसकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे इसके, इसलिए मैं शायद 2 वीडियो में लगेंगे, मुझे लगता है 2 वीडियो में इसका काम हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल 4 लेक्चर में वीडियो खत्म हो चुकी है, मतलब ये चैप्टर पूरा 4 लेक्चर में खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये करेंगे तो अभी जो कराने वो सब भूल जाएंगे, इसलिए वो बेकार चीज है। तो ये जो चीज है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए करना क्या, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।